नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम का सायर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बी.डी. शर्मा जी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, बी.डी. शर्मा वो नाम है, संघर्ष का नाम है, जो पहले बीडी, फिर बीडी भाई और अब सफर करते हुए बी.डी. शर्मा जी तक पहुंचे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के इतिहास में मुझे लगता है सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष है, और सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ एक और बात इसके साथ जुड़ी है। वो बात ये है कि जब इनके संघर्ष को देखते हुए हाईकमान ने इनको 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने के लिए भेजा था, जिससे पार्टी की सरकार वापस आए। मगर ये ऐसे बिरले अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के साथ ही बिना आम चुनाव के सरकार बन गई, और अब उसी सरकार को स्थिर रखने के लिए बी.डी. शर्मा जी संघर्ष कर रहे हैं। बी.डी. जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एक ये सवाल, पहले बी.डी., फिर बी.डी. शर्मा, बी.डी. भाई, फिर बी.डी. शर्मा, ये सफर आपने यहां तक तय किया है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, ये सफर और आगे चलता जाए, आपका संघर्ष यथावत जारी रहे। लेकिन कैसा लगता है अब बी.डी. भाई से बी.डी. शर्मा जी? देखिए, मैं तो जब से विद्यार्थी परिषद में काम करना प्रारंभ किया, क्योंकि मेरा एक जो सामाजिक जीवन है ये विद्यार्थी परिषद से ही इसकी शुरुआत हुई। छात्र प्रथम वर्ष के छात्र के होने के नाते से विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आने का, संघ के संपर्क में आने के बाद जब काम करना प्रारंभ किया, तो मन के अंदर यही भाव थे कि अपन कुछ जो एक रिएक्शनरी जो होता है कि किसी व्यवस्था जो दुरावस्था है उसके खिलाफ खड़े होने का एक मन के अंदर जो भाव रहता है। मैं तो गांव का विद्यार्थी था, किसान का बेटा हूं, तो इसलिए इन सारी चीजों को जब देखते तो लगता था कि कुछ करना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद का एक मंच संघ के साथ जुड़ने के बाद जब मिला तो ये काम अपना करना प्रारंभ कर दिया। तो उसके बाद से त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं बीडी, फिर बीडी भाई और बीडी शर्मा वगैरह, ये तो सब चलता रहा, ये यात्रा है। काम हम लोग करते रहे, और अच्छी बात यह है कि विद्यार्थी परिषद से सीखने को बड़ा अवसर मिला। जिस विचार के लिए काम करते थे, लगता था कि इसमें काम करने से अपने मन को संतुष्टि मिलती है, इसलिए उस काम को करते थे। और आज कहीं न कहीं लगातार जब विद्यार्थी परिषद के काम को और बाकी जब ये करते करते भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी संगठन ने तय की, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्या बनूंगा या मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी जाऊंगा। ये तो विचार परिवार के हमारे सब लोगों ने ये जब सोचा कि भाई मुझे इस दिशा में काम करना है, तो मुझे यहाँ भेज दिया। तो यहाँ भी मैं एक अच्छे से काम कर सकूं। अध्यक्ष बनना तो आसान होता है, अध्यक्ष की जिम्मेदारियां तो मिल जाती है, लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए जो चाहिए, तो हमारा प्रयास ये है कि हम एक अच्छे अध्यक्ष कैसे बने कि जिससे लोगों को लगे कि मैं भी कुछ कर रहा हूं। क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा तो बड़ा जमीनी खड़ा किया हुआ संगठन लोगों ने यहाँ पर है, कोसाओ से लेकर राजमाता जी ने, तो उसमें और अपनी भूमिका क्या बन सकती है। तो ये यात्रा जो है लगातार चली जा रही है। तो मैं तो वही बी.डी. शर्मा हूं, जिस प्रकार से कॉलेज में था उसी प्रकार से आज हूं। मुझे कोई ऐसी बहुत ऐसी चीजें नहीं लगती हैं, लेकिन बात यह है कि आप सब लोगों के मित्रों के सहयोग और उसके कारण से आज यहां तक पहुंचा हूं। अभी उपचुनाव की बात करें, उसके पहले चूंकि विद्यार्थी परिषद की बात आई है, एक सवाल और विद्यार्थी परिषद से जुड़ा है, फिर उपचुनाव की बात करेंगे। एक नारा लगता था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। वो नारा अब अमित जी और मोदी जी ने समाप्त कर दिया है एक तरह से। क्या आपको लगता है वो नारा समाप्त हो गया है? भारतीय त्रिपाठी जी, आपने बड़ा मार्मिक प्रश्न है ये, और ये हम लोगों के रोंगटे खड़े इसलिए कर देता है कि मुझे ध्यान में है कि 1990 के अंदर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन तो चले ही होंगे। विद्यार्थी परिषद ने इस देश के अंदर सेव कश्मीर का नारा दिया था, कश्मीर बचाओ, एक आंदोलन खड़ा किया था छात्रों का। और मुझे अच्छे से ध्यान में है कि 1990 में जब लोग कश्मीर को रवाना हुए, पूरे देश भर के छात्र, और उधमपुर तक पहुंच गए थे, और लोग नारा लगा रहे थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक एबीवीपी ने नारा लगाया था, एटम बम एटम बम एबीवीपी एटम बम। तो लोगों ने कहा था कि जिस एटम के बल पर आतंकवादी कश्मीर को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत का नौजवान एटम बनकर के इस आतंकवाद को समाप्त कर देगा। तो अपनी जान जोखिम में डाल करके उन कश्मीरी हमारे जो पंडित थे, कश्मीर के हमारे नागरिक थे, जिन माताओं बहनों के वक्ष स्थलों पर
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गोद दिए गए थे, रूह कांप जाती थी। उन लोगों के अपने दौरे पूरे देश के अंदर कराए थे, ये वातावरण बना था और लोग कहते थे कि धारा 370 कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन मैं उस समय एक विद्यार्थी था और ये प्रश्न और इसका जुनून उस समय था और उसको लेकर के आंदोलन देश के अंदर जगह जगह पर, कॉलेज के अंदर, कश्मीर में लोग कर रहे थे। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि अमित शाह जैसा नेतृत्व, मोदी जी जैसा नेतृत्व, कि उसी संसद के अंदर जहां कानून बनता है वहां ये कानून बना, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी बने कि अमित शाह जी ने यह कहा कि जब कश्मीर टूटने की बात ओवैसी ने कही कि इस धारा 370 का जो आप ला रहे हैं बिल, इसके आधार पर तो कश्मीर जल जाएगा, भारत टूट जाएगा। लेकिन अमित शाह जी ने कहा, जब उन्होंने रिप्लाई दिया था, न कश्मीर चलेगा न भारत टूटेगा, लेकिन देश के खिलाफ काम करने वाले जरूर टूट जाएंगे। तो ये मतलब मेरे लिए तो एक, और ऐसे एक नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग थे जिन लोगों की आंखों में आंसू आए थे कि आज वो सपना हमारा पूरा हो गया। तो ये तो बड़ा मतलब पूरे भारत के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि जिसको लोग कल्पना नहीं करते थे, वो कल्पना माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने इस देश के अंदर करके देखा है। उस नारे को स्वीकार कर दिया और नारा विलोपित हो गया। खैर, उपचुनाव की बात करते हैं। 28 उपचुनाव होने हैं। 25 ऐसे क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस ने एक प्रमुख मुद्दा ले रखा है, दल बदल का। इन 25 क्षेत्रों में कांग्रेस के इस दल बदल के मुद्दे को आप कैसे समाप्त करेंगे? ये कांग्रेस ने ले रखा है, लेकिन जनता ये जानती है कि इन 25 लोगों ने अगर कांग्रेस को छोड़ा, क्योंकि वो तो मंत्री थे, विधायक थे। आज के समय में त्रिपाठी जी न कोई पंच सरपंच भी नहीं छोड़ता। आप अपने छोटे भाई से भी कहेंगे कि तू पद छोड़ दे, वो कहेगा मैं क्यों छोड़ दूं पद, पता नहीं कल क्या होगा। तो ये लोग नहीं छोड़ते। मन के अंदर पीड़ा नहीं होती है। ये उन लोगों के मन के अंदर पीड़ा थी। कांग्रेस का अंतर्द्वंद और अंतरकलह था। आप मुझे बताइए कि जब उमंग सिंगारे कह रहे थे कि सरकार को कैबिनेट निर्णय नहीं करती है, कैबिनेट तो फॉर्मल है, दिग्विजय सिंह जो कहते हैं वो पर्दे के पीछे से सरकार में निर्णय होते हैं और मुख्यमंत्री तो दिग्विजय सिंह चलाते हैं, सुपर सीएम। ये बीजेपी ने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर ने कहा। गोविंद सिंह उनके कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि रेत उत्खनन में इतना भ्रष्टाचार मचा है कि टीआई आज रेट तय कर रहे हैं, टेंडर टीआई तय कर रहे हैं और ये पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर तक यानी कहां तक जाता है? सोनिया तक जाता है या कमलनाथ तक जाता है? ये बीजेपी ने नहीं कहा। यानी आपके अंदर इतना अंतरकलह था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन थे? आपके सीनियर लीडर थे। ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर उन्होंने मेहनत की होगी या जो भी हुआ होगा, ग्वालियर चंबल अंचल में आपको बहुमत मिला। ये कमलनाथ जी का भ्रम है, मैं इसको बार बार कहता हूं, कमलनाथ जी का भ्रम है कि जनता ने उनको चुना। ये कमलनाथ जी का भ्रम है कि आप मध्य प्रदेश के नेता हैं। आप बिल्कुल नेता नहीं है, न जननेता है न नेता है, आप तो उद्योगपति है, जो अभी कांग्रेस के नेता ने कहा। तो ये जो अंतरकलह और अंतर्द्वंद था, तो सिंधिया जी ने यही तो कहा था कि भाई हम वादे पूरे नहीं कर रहे, आप, हमने जनता से वादे किए। और ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर आपने इतनी अवहेलना कर दिया दिग्विजय सिंह के कहने पर कि सिंधिया का क्षेत्र है, यहां एक पैसा नहीं लगाना है। और दिग्विजय सिंह का कैरेक्टर है कि वो जिसकी उससे नहीं पड़ती है वो उसको नेस्तनाबूद करना चाहता है। सिंधिया के क्षेत्र में एक पैसा नहीं लगा रहे, विकास की बात नहीं कर रहे, क्या करते हैं लोग? उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर उतरे, इन्होंने चैलेंज स्वीकार किया, वो सड़कों पर उतर गए, आपकी सरकार गिर गई। बीजेपी का कोई रोल नहीं था। बीजेपी का रोल तब आता है जब सरकार अस्थिर हो गई, सरकार गिर गई, तो हम जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं। तब भाजपा के नेतृत्व ने तय किया कि मध्य प्रदेश की दुरावस्था हो रही है, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का आज परिस्थिति बनी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार बनाएं। और हमने सरकार बनाई और वो मित्र भाजपा के अंदर शामिल हुए, इस्तीफा देकर के आए हैं ना। वो कोई ऐसे ही थोड़ी आ गए कि कोई खरीद ले। मैं कहता हूं कोई किसी को खरीद लेता है क्या? कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक शरद कोल को खरीदने के लिए प्रयास किया। ये मैंने नहीं कहा, शरद कोल हमारा ट्राइबल विधायक है, उसने मीडिया के अंदर कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया और मुझे खरीदने का प्रयास किया। खरीद लिया क्या? कोई किसी को नहीं खरीद सकता। और जनप्रतिनिधि को खरीद लेगा क्या, जिसको जनता चुन के भेजती है? उनका दर्द था, उनकी पीड़ा थी, इसलिए उनने सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी यहां से सरकार बनाई। तो इसलिए ये जो झूठ बोलने का काम है कांग्रेस का, कमलनाथ का, दिग्विजय सिंह का, झूठ बोल करके सरकार बनाई थी
और झूठ बोल करके सरकार आपकी गिर गई, तो अब आप उस पर भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। यह मध्य प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से जानती है कि सरकार क्यों गिरी। एक बीजेपी के नेता, हालांकि खुल के नहीं, लेकिन ये बात आती रही कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के हैं ही नहीं, वो कहीं और के रहने वाले हैं, वो उद्योगपति हो सकते हैं, राजनेता नहीं हो सकते। ऐसे में मध्य प्रदेश के साथ विश्वासघात हुआ है, बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है और कहीं न कहीं बीच बीच में उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहे। वो किस आधार पे? भ्रष्टाचार के भी आरोप नहीं है त्रिपाठी जी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने 15 महीनों के अंदर एक जिले का, एक विधानसभा का दौरा नहीं किया। आपने एक गरीब के दर्द को नहीं देखा, क्योंकि आपने कभी गरीब किसान गांव आपने देखा नहीं। और कमलनाथ जी का इसमें दोष भी नहीं मैं मानता, इसलिए नहीं मानता कि उनको क्या लेना देना जी, वो तो देश के इतने बड़े उद्योगपति है, इतना पैसा है, इतना वैभव है, गांधी परिवार के दरबारी है, तो हमारा कौन क्या करेगा। और गांधी परिवार के दरबारी होने के नाते से आपको रिवार्ड मिला कि जनता ने चुना किसी को, सोचा कुछ, किसान कर्ज माफी की आपने बात की, उसके आधार पर गलती से भाजपा को वोट ज्यादा मिला था, 3-4 सीटों से सरकार बन गई थी, तो आपको रिवार्ड मिला और आप मुख्यमंत्री बन गए। तो आप तो पैसा कमाने के लिए घूम रहे थे ना। 281 करोड़ रुपए आपके पीए के घर में छापा पड़ा, ये कहां से आया? अकबर रोड पर जो पैसा गया, जिसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, मीडिया के अंदर हुई, आईटी के छापे पड़े, वो पैसा कहां से आया? ट्रांसफर उद्योग में आपने जो भ्रष्टाचारी मचाई, वो कहां से आया? बिजली घोटाले के अंदर कमलनाथ जी जवाब दे दें कि ट्रांसफरों का घोटाला हुआ 600 करोड़ से ऊपर का, उसकी चर्चा ही नहीं होती है। ऐसे एक नहीं है, कई घोटाले कमलनाथ की सरकार के समय के हैं, हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं। उनके मिगलानी और उनके पिघलानी कौन कौन थे, उनके आउटसोर्सिंग, बिजली के आपके एनर्जी वाले डिपार्टमेंट के अंदर जो चीजें हुई हैं, ये जब पटल पर आएंगी तो इनकी जमीन खिसक जाएगी। तो मेरे कहने का आशय यह है कि कमलनाथ उद्योगपति थे, उद्योगपति ही हैं, और आज भी वो खेल रहे हैं कि मैं झूठ, छल, कपट, ले दे के करके कैसे गुमराह करूं और क्या ऐसा हो सकता है। तो अब भ्रम जनता का टूट गया है, जनता ने आपको जवाब दे दिया है। जनता आपको स्वीकारोक्ति तो छोड़ दो, जनता आपको देखना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार चला रहे थे दिग्विजय सिंह, जो बंग सिंगार कहते थे, और दिग्विजय सिंह का चेहरा गायब है। आप यहां भी धोखा कर रहे हैं जनता से, सरकार उसके सारे पर चला रहे थे, आप तो केवल छिंदवाड़ा की चिंता कर रहे थे। मैंने त्रिपाठी जी एक बात बहुत गंभीरता से कही है, कमलनाथ केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने मध्य प्रदेश तो देखा ही नहीं, वो तो केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश को जिसने 2003 में बंटाढार कर दिया था, वो मध्य प्रदेश में गुणाभाग कर रहा था, जिनका नाम दिग्विजय सिंह है। अब वो चेहरा सामने आना चाहिए कमलनाथ जी। आपके मित्र कहां हैं, जिनके कारण से भी सरकार गई, जिनके कारण से आप ये सब हुए। तो ये धोखा देने का काम आज भी आप कर रहे हैं, कांग्रेस का कैरेक्टर है धोखा दे करके काम करना। जी, एक कमलनाथ जी जैसे आपने कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, वो इसकी काट के लिए वो उनका कहना है कि मैं मिलावट के खिलाफ जो मैंने अभियान शुरू किया था, माफियाओं के खिलाफ जो अभियान शुरू किया था, 15 साल तक जो बीजेपी के चोला ओढ़ के जो नेता उन्होंने भ्रष्टाचार किया, अतिक्रमण किया, उसकी सफाई का मैंने अभियान शुरू किया था। इस कारण बीजेपी घबरा करके हमारी सरकार गिरे। केवल भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर जिन्होंने अपनी मेहनत करके कुछ खड़ा किया, उसको तोड़ने के लिए आपने ये अभियान चलाया था। इंदौर में आपके मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अवैध होटल बना करके खड़ा कर दिया था, जिसको अभी तोड़ा गया है। अगर वैध होता तो क्या वो शांत बैठ जाते? किसने खड़ा किया? आपके नेतृत्व में, आपकी सरकार में सज्जन सिंह वर्मा ने खड़ा किया। तो ये कहां से आया? आप केवल दिखाने के लिए कि मैं माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहा हूं, मैं इनके खिलाफ अभियान चला रहा हूं, ये दिखावा से कमलनाथ जी काम नहीं चलता है। आपने दिखावा करने का प्रयास किया और आपने किसी प्रकार की ये चीजें नहीं की। आप केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबोया, और आप अपने छिंदवाड़ा की चिंता करते रहे। संपूर्ण मध्य प्रदेश को आपने निस्तनाबूत कर दिया। गरीब कल्याण की योजनाओं को कमलनाथ जी किसने कहा था कि संबल योजना, जो गरीबों के दिल जीतने वाली योजना थी, एक्सीडेंट में 4 लाख रुपए मिलते थे, अगर कोई मर जाता था तो उसको 5,000 रुपए कफन का मिलता था। हमारी माताएं बहनें जो प्रसव में, अगर उनको प्रसव होता था 4,000 रुपए पहले देते थे,
12,000 रुपए बाद में देते थे, बेटा बेटी होने के बाद 16,000 रुपए उस माता को मिलता था, उनके लड्डू मुंह से आपने छीन लिए थे। तो इसके लिए आपको किसने कहा? गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को आपने बंद कर दिया। आपने उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया कि जिसमें हमारे नौजवान विद्यार्थी 70% लाते थे, उनकी फीस भाजपा की सरकार माफ करती थी, लैपटॉप की योजना उनके लिए थी, आपने क्यों बंद कर दी? अरे मैं तो पूछना चाहता हूं, सहरिया, भारिया, बैगा, जो जनजाति क्षेत्र के लोग हैं जो विलुप्त हो रहे थे, उनकी चिंता भाजपा की, केंद्र की, मोदी जी की सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया था। 1,000 रुपए उनके खाते में भाजपा की सरकार डालती थी, बैगा, भारिया और हमारे सहरिया आदिवासियों के खाते में। आपने वो योजना क्यों बंद कर दी? उन गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप अब इमोशनली कहते हैं मेरा क्या कसूर है? ऐसे हजारों कसूर है कमलनाथ जी आपके, जनता को आप जवाब नहीं दे सकते। आपने हर गरीब का हक छीनना। अरे मैं प्रश्न करता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,43,000 घर सेंसर होकर के आए, 25% मैचिंग ग्रांट मिलानी थी, आपने वापस कर दिए 2,43,000 घर। आइफा वार्ड के लिए पैसा था 700 करोड़, और अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पकड़ा है आपको कि उद्योगपतियों से कितना पैसा आइफा वार्ड के लिए दिलाया गया, उसकी जांच हो रही है, जवाब देना पड़ेगा जनता को। तो आइफा वार्ड के लिए पैसा है, उन 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलता, गरीबों को, झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जिन्होंने कल्पना नहीं की, आपने उनको वापस कर दिया। ये कितना बड़ा अपराध और कसूर है आपका। तो मेरा कहने का ऐसा ही है कि आप ये सब कर रहे थे और आप बात में और इमोशनल करते हैं। ये कोई जनता, इतनी मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, वोट हमको ज्यादा दिया था, गलती से सरकार बन गई थी। अब कहां कमलनाथ जी, आप उद्योगपति हो, उद्योग चलाओ, अब बंगाल में खोलो उद्योग तो अच्छा होगा। और आज किसी ने लिखा है, मैं अब उसको पढ़ूंगा जरा, मुझे किसी ने भेजा कि बिना उद्योग के, बिना इसके अरबपति, खरबपति और इतना बड़ा उद्योगपति कैसे बन गए कमलनाथ जी। अब मैं पढ़ूंगा जरा उसको, क्या है वो विशेष वो होगा। खैर उनका तो ये कहना है विशेष तौर पे कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया है, बीजेपी कह रही है कि नहीं माफ किया। उन्होंने बाकायदे एक सूची जारी की है जिसमें 22 लाख किसानों के कर्जे उन्होंने माफ किए हैं। अब ऐसी स्थिति में जिनके कर्जे माफ होने थे, जिन किसानों के कर्जे माफ होने थे, जो बचे थे, जिनको कह रहे हैं, वो क्या उनके बीजेपी कर्जे माफ करेगी? नहीं माफ करेगी। तो उन किसानों को जो मतदाता भी हैं, उनसे बीजेपी कैसे? यही जनता के साथ यही सबसे बड़ा धोखा है कि आपने कहा था किसानों के 2 लाख तक के सारे कर्जे माफ करेंगे। राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जे माफ नहीं हुए तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। वो 10 दिन तो छोड़ दो, 15 महीने हो गए थे। आपने एक सूची जारी की 26 लाख किसानों की पेन ड्राइव, उसकी सर्चिंग हमने नहीं की, मीडिया के कई चैनल्स ने की है, और उन किसानों को फोन किए कि आपका कर्जा माफ हुआ। किसान गालियां दे रहे थे। किसने कहा कर्जा माफ हुआ? बेवकूफ बनाते हो हमको, झूठ बोलते हो। और उसकी सर्चिंग मीडिया के हमारे चैनल्स ने किए हैं और उन किसानों के बयान भी दिए हैं। आपने किसानों को फर्जी सर्टिफिकेट भी दिए हैं। और त्रिपाठी जी, टेक्निकली बात बताता हूं, बैंकों को कह दिया कि कर्जे माफ कर रहे हैं, और बैंक का पैसा किसका है? कोऑपरेटिव बैंक में पैसा किसानों का, किसानों का ही पैसा है ना, उसी से आपने कर्जे बांट के इधर का अल्टी उधर पलटी कर दी, और किसान अब घूम रहा है तो बैंक डिफाल्टर घोषित हो गए, पैसा नहीं है बैंक के अंदर। अब आपने किसानों के साथ हर कीमत पर धोखा किया है। और दूसरी बात, कितना पैसा आपने ऑफिशियली, कितना पैसा कर्जा माफ किया? 6,000 करोड़ रुपए। जरा मुझे बताइए कि 2 लाख तक के मध्य प्रदेश के किसानों को कितना पैसा होगा कर्जा माफ करने में? कम से कम ये आप बताइए, आप बताइए। 45-50 लाख अगर करोड़ का खर्च है तो आपने 6,000 करोड़ का खर्च किया। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि 5 महीनों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार बनी भाजपा की, 2200 करोड़ रुपए, 4300 करोड़ रुपए जो प्रीमियम था किसानों का, जो आप खा गए थे, वो किसानों का पैसा था, सरकार का नहीं था, कहां चला गया? लेकिन भाजपा की सरकार आई, ये तत्काल पैसा 4300 करोड़ और 2200 करोड़ जमा हुआ। 6,000 रुपए सम्मान निधि भाजपा की सरकार, केंद्र की माननीय मोदी जी किसानों को देते हैं। आज 4,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। और ऐसी सब योजनाओं को मिलाकर के 22,000 करोड़, मैं ऑफिशियली आंकड़ा दे रहा हूं, 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गया है। ये कहते हैं भाजपा की सरकार। हम किसी को प्रलोभन नहीं देते। मोदी जी का सिद्धांत है, हम किसी को प्रलोभन देकर के, बहका करके वोट मांगेंगे नहीं।
हम जनता के, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। तब तो घर देने की बात की, तब तो उज्ज्वला योजना से घर ठीक बनेगा, उसके लिए गैस सिलेंडर फ्री में देने की बात की, तब तो आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का आपको अवसर मिलना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आप किसी के हाथ न फैलाएं, आप किसी से पैसा न मांगे, आपको सरकार ये देगी। आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख तक का फ्री का इलाज ये भाजपा की सरकार ने दिया है। तो गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, किसानों के लिए उनकी दोगुनी आय कैसे होगी, इसके प्रयास चल रहे हैं। आज जो कृषि बिल आया है, ये कृषि बिल किसानों के लिए ऐतिहासिक बनेगा। किसानों को इसमें अवसर मिल रहे हैं कि आप अगर किसान हैं, हमने सड़क दे दी, बिजली दी है और पानी दिया है, किसानों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब आपको हमने ई मंडी दी है, मंडी दी है, मंडी में आपको लगता है कि त्रिपाठी जी को, बीडी शर्मा को, मुझे तो फसल इस मंडी में ज्यादा मुझे रेट मिल रहा है, मैं वहां जाऊंगा। तो सुविधाएं दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, अब आपको अपॉर्चुनिटी दी है, तो किसान को तो आजादी मिली है। तो इस प्रकार की चीजें किसानों के लिए बीजेपी की सरकार, केंद्र राज्य की सरकारें कर रही हैं। तो कमलनाथ जी, आपका झूठ अब इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। चूंकि किसान बिल की बात आई है, इसमें बहुत सारी बहस हो चुकी, बहुत सारे किसान नेता आ चुके हैं। उनका आरोप मैं चाहूंगा कि ये स्पष्ट कर दे थोड़ा। उनका आरोप यह है कि जो साहूकार है, उनके यहां किसान एक तरह से गिरवी हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि सरकार एक जो उसका समर्थन मूल्य है वो तो देने की बात करती है। अब अगर समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, बाहर से, दिल्ली से अगर कोई किसान अभी भोपाल आता है तो वो नहीं खरीद के ले जा सकता, किसान अपना ले जा सकता है। अब वो क्या करेंगे, बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे, ले लेंगे, फिर ज्यादा रेट बेचेंगे, तो किसान को सीधे फायदा नहीं। ये मैं चाहता हूं कि ये सरकार की बहुत बड़ी, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि किसान के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। ये जो साहूकार की बात कर रहे हैं, साहूकार का सिस्टम तो आप चला रहे थे इस देश के अंदर, जिसको हमने खत्म किया है, जिसको हमने ब्रेक किया है। और अभी तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर तो साहूकारों पर भी अभी 5 महीने की सरकार में उनको ठीक किया है कि ये सारे जो साहूकारों के जो ऋण थे, जो लोगों ने ले रखे थे, उन पर अभी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उनके बारे में अटैक किया है कि ये सब नहीं चलेगा, उन किसानों को भी इससे मुक्ति दिलाएंगे। मेरे कहने का आशय है कि मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर इस बिल के माध्यम से किसानों को अवसर मिले हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है। और अगर कोई इस प्रकार का करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए तो कानून बने हैं, कोई बचेगा थोड़ी अगर कोई करने का प्रयास करेगा। तो ये किसान मुक्त होकर के, किसान अभी बंधन में है कि एक ही मंडी में जा सकते हैं आप, उसके बाद इस बंधन से मुक्त होगा कि बगल की मंडी में जा सकता। रेट आएंगे कि 10 मंडियों का रेट है कि गेहूं यहां पर इस रेट में, 10 किलोमीटर के बाद की जो मंडी उसमें इस रेट में है। किसान को लगा कि मैं वहां जा सकता हूं तो जाएगा। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव तक सड़क दिए, किसान जा सकता है, पहले नहीं जा सकता था। तो ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की चीजें, न कोई साहूकार का यहां प्रश्न खड़ा होगा, किसानों को अवसर मिले हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह कृषि बिल किसानों के आगे बढ़ने में ऐतिहासिक साबित होगा। 2 बातें हैं, चुनाव के बाद फिर चूंकि आपसे मौका मिला है कुछ 1-2 और बातें करेंगे। एक तो आप किसान के बेटे भी हैं, शिवराज जी भी किसान के बेटे हैं। किसान किसी भी सरकार के चुनाव के दौरान मुख्य बिंदु में रहता है। ऐसे में आपको क्या लगता है किसानों को और क्या करना चाहिए? आप अपने इस पीरियड में किसानों को और बेहतर क्या व्यवस्था दे सकेंगे? देखिए, किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर प्रकार से, उनको सबसे बड़ी बात होती है कि मध्य प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड शिवराज सिंह चौहान के समय में मिला। क्यों मिला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, कोई पानी नहीं था। बुंदेलखंड में राहुल गांधी आकर के किसी में घर में रुक करके नाटक करके चला जाए, ऐसे पानी नहीं मिलता है। पानी सिंचाई की परियोजनाएं लाने से मिलता है। जो भाजपा की सरकार ने बुंदेलखंड से लेकर के बघेलखंड, बिंद से लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, आज मुझे बताने में गर्व है, 40 लाख हेक्टेयर में पिछले 15 वर्षों में हमारी सरकार थी, तब सिंचाई की परियोजनाएं देकर के किसानों को पानी उपलब्ध कराया। बिजली की समस्या थी, बिजली किसानों को 24 घंटे मिली, बिजली सरप्लस हो गई। और आज गर्व है हमको कि मोदी जी ने जिस प्रकार से एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट विंध्य प्रदेश को, रीवा को दिया, उसका जब इनॉग्रेशन किया उन्होंने, उस उद्घाटन के अंदर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बिजली से और दिल्ली की मेट्रो चलती है, रीवा की बिजली दिल्ली जाती है, मेट्रो चलाती है उससे। आज सरप्लस बिजली हो गई, किसान को चाहिए। इसी प्रकार से सड़क, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव-गांव से सड़कों को जोड़ने की बात कही थी,
आज मुझे गर्व है कि भारत का कोई गांव नहीं बचा है जो सड़कों से नहीं जुड़ा। प्रधानमंत्री सड़क योजना तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। किसानों को ये सुविधाएं मिल गई, किसानों को मंडी मिल गई, ई मंडी की सुविधा मिल गई। तो किसानों को इन सारी सुविधाएं देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहा है कि हर घर को जल और हर घर को नल। जैसे प्रधानमंत्री सड़क हो गई, ऐसे गांव गांव के अंदर पानी होगा, तो पीने का पानी और सिंचाई का पानी। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो माननीय प्रधानमंत्री ने इसको ताकत दी है कि हर गांव में किसान को पानी उपलब्ध चाहिए। ये किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना मात्र नहीं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देकर तैयार करना और दोगुनी आय कैसे होगी। जैसे आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू किया। आज मुझे बताने में गर्व है कि आत्मनिर्भर भारत के अभियान में माननीय प्रधानमंत्री ने, कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, 1 लाख करोड़ रुपए किस बात के लिए बजट दिया कि आत्मनिर्भर भारत के अभियान में कृषि के संसाधन, वेयर हाउस बनाएं, आधुनिक वेयर हाउस बनाएं, कोल्ड स्टोरेज बनाएं, जिससे किसान को ये जो दिक्कत होती थी इसकी भी पूर्ति कैसी होगी। 1 लाख करोड़ का बजट केवल इस काम के लिए दिया है। और उसमें जो सामान्य किसान हैं, सामान्य ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार के संसाधन खड़े कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार की और आत्मनिर्भर भारत के अंदर फूड प्रोसेसिंग, छोटी छोटी यूनिट, बुंदेलखंड में कौन सा काम किया जा सकता है जिससे वहीं के नौजवान, वहीं के किसान अपना काम खड़ा कर सके। तो इस दिशा में भी एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए आत्मनिर्भर भारत के अभियान में भी बड़े पैकेज के साथ काम कर रही है, जो उनको खड़ा करने का काम, किसानों को खड़ा करने का काम करेगी। उनको हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके आधार पर हर प्रकार की सुविधाएं देकर किसान सक्षम बने। हमने कहा ना कि हम किसी को प्रलोभन देकर के कमजोर नहीं बनाना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी का बहुत साफ सिद्धांत है, मैं देश के अंदर प्रलोभन देकर के किसी को कमजोर नहीं बनाना चाहता, हम लोगों को सशक्त और सक्षम बनाना चाहते हैं। आप सक्षम बनिए, इसके लिए क्या करना वो सरकार करेगी। तो ये काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस आधार पर हम इस देश के किसान को आय दोगुनी करके, भारत का किसान जो पहले हम कभी कहते थे कि कृषि आधारित ग्रामीण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था भारत की कृषि आधारित है, आज इस पर काम फोकस करके माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर शुरू किया है, जो मुझे लगता है कि इस भारत को सक्षम बनाए। इसी तरह एक और सवाल है, चूंकि आप युवा, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हो, बीजेपी से जुड़ा हो, उससे अलहदा युवा इस समय आपकी तरफ बड़ी टकटकी लगा के देख रहा है, क्योंकि जिस ढंग से आप संघर्ष करके आए हैं और युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ योजना होनी चाहिए या करेगी बीजेपी, जो रोजगार से लेके और बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके मामले में भी मुझे बताने में इस बात के लिए बहुत खुशी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर यूथ के बारे में सबसे पहले तय किया। जैसी हमारी सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत का जो यूथ है, इतने बड़े पैमाने पर हमारे पास यूथ इंडिया है। ये दुनिया के लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर यंग जनरेशन बढ़ रही है। तो इस यंग इंडिया को प्रशिक्षित करना, दुनिया के अंदर जब ऐसे स्किल्ड लोग चाहिए, तो मोदी जी ने कहा कि स्किल्ड लोग भारत के अंदर तैयार होकर के, दुनिया जो चाहती है, भारत के लोग काम करने में बहुत मेहनत करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं। दुनिया डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अलग अलग प्रकार के लोग दुनिया के देशों में एक जगह नहीं, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे और भी कोई देश हो, उन देशों में मुझे तो ऐसा लगता है कि जर्मनी और जापान के अंदर तो एक आ जाता है कि अगर भारत के डॉक्टर विड्रॉ करके आ जाए तो वहां की मेडिकल की व्यवस्था रुक जाएगी। ऐसे एक जगह पर नहीं है, हर प्रकार के स्किल्ड यूथ भारत के अंदर खड़े हों, उनको अवसर मिले और दुनिया में यूथ जाकर के अपना स्थान बनाए। तो स्किल डेवलपमेंट एक बड़ा काम जो माननीय मोदी जी ने शुरू किया, जिसके आधार पर स्किल्ड यूथ खड़ा हुआ, लोग अपना काम खड़ा करें, रोजगार के लिए लोग लालायित न हो, रोजगार देने वाले लोग बने। तो इसके लिए माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से यूथ के लिए योजनाएं बना करके उनको अपॉर्चुनिटी और अवसर दिए हैं, आज उस पर लोग काम कर रहे हैं। छोटे छोटे लोग उद्योग खड़े कर रहे हैं। एमएसएमई के बारे में उन्होंने जोर दिया है कि छोटे छोटे काम करने के लिए छोटे उद्योग बने और नए नौजवान यूथ एंटरप्रेन्योर बनकर के खड़े हों। यह प्रयास भारत के अंदर चल रहा है। तो उन यूथ के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि देश के लिए भावनाएं जागृत होते हुए, जो अभी कहा है कि मेक इन इंडिया का नारा मोदी जी ने क्यों दिया कि भारत के नौजवान इसमें आगे बढ़े। अभी स्वदेशी का नारा क्यों दिया कि अपने जो कहा है कि लोकल को वोकल बनाना,
लोकल के अंदर जो उत्पाद हम बना सकते हैं वो क्यों नहीं यहीं पर बने? वो किसको अवसर मिलेगा? देश के नौजवानों को अवसर मिलेगा। और इसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए मोदी जी की सरकार तत्पर और तैयार बैठी है। तो ये जो काम चला है कि चाइना से कॉम्पीट करना है, दुनिया के अन्य देशों से कॉम्पीट करना है, तो भारत में स्वदेशी की तकनीक के आधार पर हमारे नौजवान इन चीजों को खड़ा करें। ये एक बेहतर प्रयोग और सफलता के साथ जो हो रहा है, ये देश के नौजवान के लिए ही मोदी जी की सरकार जो कर रही है, वो मध्य प्रदेश के अंदर भी, देश के अन्य राज्यों में भी हम इसको लागू करने का प्रयास बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। कुल मिला के ये कहें कि आप जो 28 सीटों में चुनाव होने हैं उसमें आप कंफर्ट मेजॉरिटी लेकर के आएंगे कि 28 में से 28 जीत रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं त्रिपाठी जी, ये तब चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मेरी तो जिम्मेदारी है कि एक एक सीट हम जीतें। और मैं चाहूंगा अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन के आधार पर, हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर, क्योंकि हमने इस बार ये कहा है कि पॉलिटिकल निर्णय करना पड़ेगा। भाजपा का कार्यकर्ता एक्चुअली क्या है, बड़ा इमोशनल है, देश समाज वो सारी चीजें करता है, ईमानदार बहुत है, उसको कुछ नहीं चाहिए, मान और सम्मान चाहिए। तो इन सारी चीजों के आधार पर वो इमोशनली काम तो करता है, लेकिन इमोशनली कभी कभी वो थोड़ा मन उसका ऐसा हो जाता है, ये क्या हो गया। लेकिन जो मित्र हमारे साथ आए, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान, जो कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार में अपमानित हो रहे थे, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, उन पर आक्रमण हो रहा था, फर्जी एफआईआर हो रही थी, इन 22 मित्रों ने इस सरकार को जमीन पर लाकर, अगर इनकी मदद और सहयोग से भाजपा की सरकार बनी है, हमारे नेतृत्व ने निर्णय लेकर के बनाई है, तो प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के सभी लोगों ने ये, मैंने तो अपील किया है सबसे कि आप लोग राजनीतिक दिमाग चलाइए कि जो सरकार बनी, मान सम्मान सब मिल रहा है, सरकार हमारी है, अपनी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा मंत्रिमंडल है, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे के थोड़े बहुत कुछ होंगे तो उसको घर में बैठ करके सुलझाया जा सकता है, हम बैठे इस बात के लिए। तो अब इन मित्रों को समरस बनाकर, इन मित्रों के साथ एकजुट होकर के, टीम भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी, त्रिपाठी जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मैं आज अनूपपुर होकर के आया हूं, मैंने वो जलवा देखा है कि किस प्रकार से जनता जनार्दन आज भाजपा के साथ फिर खड़ी है। तो मैं कहता हूं कि सभी लोग मिलकर के जो पॉलिटिकल निर्णय के आधार पर हमारी सरकार स्थिर होनी चाहिए, हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है तो हमारी जिम्मेदारी है वो निर्णय का पालन हो, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बताएंगे बोरी बिस्तर बांधो और रवाना हो लो। इसके लिए भाजपा का कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के लिए। आज से हमारे बूथ सम्मेलन शुरू हुए हैं, मैं अनूपपुर में एक बूथ के सम्मेलन में होकर के आया हूं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब, पन्ना प्रभारी, ये इतने घर, ये सरकार की योजनाओं के पैम्पलेट लेकर के घर घर जा रहे हैं हम। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति समाज का हो, माननीय मोदी जी की योजनाओं में या मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं से वो प्रभावित नहीं हुआ हो या किसी न किसी रूप से लाभान्वित नहीं हुआ हो। तो इसलिए इस आधार पर मैं तो विश्वास से कहता हूं कि 28 की 28 सीटें जीतेंगे, 10 तारीख को परिणाम आएंगे, हम लोग जरूर मिलेंगे। एक आखिरी सवाल चुनाव से जुड़ा, जैसे आपने कहा कांग्रेस मॉस बेस्ड पार्टी है, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, आपके कार्यकर्ताओं ने तो उनको आत्मसात कर लिया, लेकिन जो मॉस बेस्ड पार्टी से कैडर बेस पे, वो आपके कैडर बेस, जो आपके सिद्धांत हैं, आपके यहाँ मर्यादाएं हैं, आपकी सीमाओं के साथ उनको काम करना पड़ेगा, वो कैसे आत्मसात कर पाए? वैसे अच्छी बात यह है कि उनका जो नेतृत्व है, जो लोग जिनके नेतृत्व में आए वो भी समझदार लोग हैं। सिंधिया जी के अंदर, जहां तक मैं कहूं अगर, कि सिंधिया जी के अंदर तो देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का और इस विचार का बीज राजमाता जी के गोद में ही प्रस्फुटित उनके उस समय हुआ है, बीजारोपण उस समय हुआ है। आज तो उस बीज का प्रस्फुटन हुआ है, क्योंकि धारा 370 जब हट रही थी तो सिंधिया कांग्रेस के महासचिव थे, वो कह रहे थे कि ये देश के हित में है। राम मंदिर का मुद्दा जब चल रहा था तो सिंधिया जी ने उस समय कहा था राम मंदिर का मुद्दा देश के लिए जरूरी है, ये भारत के स्वाभिमान और भारत की आस्था का प्रश्न है। और जब सीए कानून बन रहा था संसद के अंदर, तब भी सिंधिया जी ने कहा था कि कानून देश के हित में है। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि विचार के तौर पर वो तो बहुत पहले से ही इस थॉट और विचार से प्रभावित थे। आज भाजपा के परिवार में आए हैं, भाजपा परिवार के नाते से काम करती है, सभी मित्रों का स्वागत किया है और समरस होकर
मिलजुल करके सब लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी स्वीकारोक्ति दी है, हमारे कार्यकर्ता ने भी मिलकर के स्वीकारोक्ति दी है। अब कोई समर्थक किसी का नहीं है, या अब कोई बीडी शर्मा या शिवराज सिंह चौहान या सिंधिया जी के समर्थक, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और भाजपा के कार्यकर्ता के नाते से कैडर बनकर के हम लोग काम कर रहे हैं, और एक बड़ी ताकत जो खड़ी हुई है उसके आधार पर ये चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीते। चलिए, ये सवाल मैं आपसे करने वाला था, आपने पहले इसको समाप्त कर दिया कि सिंधिया जी को लेकर के कांग्रेस की तरफ से खासकर कमलनाथ जी और दिव्या सिंह जी जो बड़े नेता हैं कि उनको साइड लाइन किया जा रहा है, का अभी प्रचारकों की सूची जारी हुई, तो ये सवाल आपने पहले ही से समाप्त कर दिया। हमारा आखिरी सवाल ये है आपसे, 3 मुद्दे पे जब जनसंघ से बीजेपी बनी थी, 3 मुद्दे हम भी पढ़ते आए हैं, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, धारा 370। मुझे ध्यान है, मैं उसमें विधानसभा में था, धारा 370 को लेकर कांग्रेस के इसके पहले भी बड़े बड़े नेताओं ने धारा 370 का समर्थन किया था। सुरेश सेठ जी संकल्प लेके आए थे विधानसभा में, बाद में उनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया कि धारा 370 संकल्प लेके आए थे। अब बची समान नागरिक संहिता, क्या लगता है, हालांकि हाईकमान का फैसला होगा, कब तक इस मुद्दे को भी समाप्त कर देंगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, ये एक ऐसा नेतृत्व है जो 24 घंटे देश के बारे में मंथन करता है। अमित शाह एक ऐसे गृह मंत्री है देश के कि मुझे नहीं लगता है कि वो किसी को भी जो देश से जरा भी इधर उधर होता होगा उसको छोड़ते होंगे, और इसी का परिणाम था कि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाना, जो लोग क्या क्या बोलते थे, और मैंने जिसका उल्लेख किया कि ओवैसी ने तो क्या कहा था, कश्मीर जल जाएगा। कश्मीर के अंदर आप सोचो कि कितना बिल पावर होगा हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे गृह मंत्री का कि कश्मीर में कान नहीं फड़केगा, और कान नहीं फड़का। ये वही लोग थे ना जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को समर्थन करते थे, लेकिन सबको ठीक कर दिया। देश के लिए त्रिपाठी जी जो जो जरूरी होगा, भारत को आगे ले जाने के लिए जो जो जरूरी होगा, भारत के मान और सम्मान के लिए जो जो जरूरी होगा, वो सारा काम कर चीन आंख उठाता है, तो चीन को आज हमारा नेतृत्व जवाब देता है, आंख चुरा के पीछे नहीं आता। नहीं तो देश के अंदर हाल ये थे, कांग्रेस का प्रधानमंत्री जब अरुणाचल का दौरा करने जाता था और चीन जब आंख दिखाता था तो अरुणाचल के दौरे रद्द हो जाते थे। ये तो हुआ है इस देश के अंदर। लेकिन ये देश का वो प्रधानमंत्री है कि चाइना से लेकर के सबको कह देता, कान फड़काया तो अब जरूरत मुझे नहीं होगी, मैंने सेना को अधिकार दे रखे हैं, सैनिक तुमको ठीक करेगा, और सेना तैयार और तत्पर है पूरे सीमाओं की रक्षा के लिए। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे समान नागरिक संहिता कानून हो, चाहे कोई भी हो, देश के लिए जरूरी होगा, प्रधानमंत्री समय जब आएगा तब ये सारी चीजें होंगी। चूंकि विद्यार्थी परिषद का मामला है, हमारा ये राजनीति से हट करके एक सवाल ये है, आप चूंकि पहले ऐसे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी और सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थी परिषद के लोगों की, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की, आपने प्राइवेट कॉलेजों में भी खड़ी कर दी। इसलिए ये सवाल मौजूद है। विद्यार्थी परिषद हमेशा मांग करती रही है कि एक बार फिर से जो 87-88 में वोरा जी और चित्रकांत जायसवाल जी के समय चुनाव बंद हुए थे, ओपन चुनाव होने चाहिए, मांग करती रही है। हालांकि अब आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, आपका मत इसमें क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट मत है। देश के अंदर अगर नेचुरल लीडरशिप चाहिए तो छात्र संघ चुनाव उसका बहुत बड़ा फोरम है, और हम लोग तो इसको जीते रहे हैं, लगातार हम लोग काम करते रहे हैं, इसके लिए लड़ाइयां लड़ी। मैं तो हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट में जाकर के हमने जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उस निर्णय को पालन कराने के लिए मैंने पिटीशन की थी, और पिटीशन के आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर हमने चुनाव कराए थे। तो छात्र संघ के माध्यम से एक नेचुरल लीडरशिप जो डेवलप होती है, एक बड़ा माध्यम बनता है, ये देश के अंदर आज इसकी बहुत कमी महसूस होती है कि मुद्दों पर लड़ने वाले लोग, जिनके अंतर मन के अंदर दुरावस्था के खिलाफ गुस्सा आता है, वो यूथ और छात्र के अंदर आता है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे जीवन के अंदर मुझे तैयार करने में अगर किसी का श्रेय है तो विद्यार्थी परिषद का है कि मुझे इतना बड़ा और इतना सक्षम और इतना कॉन्फिडेंस लाने का काम, अगर मैं तो किसान का बेटा हूं, गरीब गांव के अंदर रहते थे, साइकिल से पढ़ने जाते थे, इतना कॉन्फिडेंस विल पावर आया, तो भारतीय जनता पार्टी में आज मैं काम कर रहा हूं, यहां तक पहुंचा हूं, तो ये विद्यार्थी परिषद के कारण से जो विल पावर आया।
देश और समाज के प्रश्न जो होते हैं वो हमारे सामने जो आए, जिन पर हमने खड़े होकर के संघर्ष किया, ये विद्यार्थी परिषद से सीखा। तो छात्र राजनीति और छात्र जीवन एक ऐसा है कि इस समय एक कोरा पन्ना रहता है। ये डिस्ट्रक्टिव भी बन सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी बन सकता है। तो इसलिए अटल जी जो कहते थे, एक हाथ में सजन और दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। तो ये जो अटल जी ने इसलिए कहा कि आंखों में वैभव के सपने नौजवान देख सकता है। अभी जिनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी यही कहा है कि यूथ वो है कि ये सपने संजो सकता है कि मेरा भारत कैसा होगा, मेरा गांव कैसा होगा, मेरा देश कैसा होगा, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। तो ये सपने संजोने का समय, उसके सामने जब चीजें आती हैं तब वो इबारत लिख सकता है, अदरवाइज तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो जरूरत है छात्र संघ में, मैं कहता हूं कमियां हो सकती हैं, कोई चीजें ऐसी होंगी कि जिनके कारण से छात्र संघ को बदनाम करने का प्रयास किया गया, उनको दूर किया जा सकता है। अगर हैं तो दूर करेंगे, लेकिन यूथ है तो यूथ का गर्म खून है, उस गर्म खून को देश के उस धारा में लाने का काम कैसे हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के आधार पर एक व्यक्तित्व निर्माण की जो प्रोसेस है वो इसके माध्यम से भी आती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि छात्र संघ चुनाव देश के लिए आवश्यक है। मतलब आप काल के कपाल पे इबारत लिखेंगे जरूरी। खैर, आपने हमें इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बीडी शर्मा जी। लास्ट में जाते जाते, बीडी भाई में अपनत्व आता है कि बीडी शर्मा जी? ये तो ऐसा है कि बीडी भाई अच्छा है, क्योंकि हम तो सब अपनत्व के आधार पर जो सब कार्यकर्ता मिलजुल करके एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो उसके आधार पर ही जो अपनापन है, जो लोगों को जिसमें अपनापन लगता है, वही अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ बीडी भाई, बीडी शर्मा जी नहीं, क्योंकि जो जितनी बातें मैंने अभी की हैं, अभी भी लगता है इनका पद बदला है, प्रदेश अध्यक्ष है, तेवर अभी भी वही है। तेवर जो आज से मैंने 1.5 दशक 2 दशक पहले देखा था बीडी भाई का, वो तेवर आज भी है, क्योंकि आज भी इस बात से अडिग हैं कि सरकार स्थिर होने के बाद भी कमलनाथ सरकार ने क्या भ्रष्टाचार किए हैं, इनको उजागर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, ये प्रयोग किए जा रहे हैं। पहली बार प्रयोग किया गया विद्यार्थी परिषद को सबल बनाने का, इन्होंने प्राइवेट कॉलेजों तक भी विद्यार्थी परिषद का संगठन खड़ा कर दिया। खजुराहो की बात आई, प्रत्याशी ढूंढा जा रहा था, ग्वालियर से चल के भोपाल में काम करके, बिंद में काम करके खजुराहो चल जाए, रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल की। उसके बाद बात आई 2023 में सरकार बननी चाहिए और बीडी शर्मा जी को, बीडी भाई को, संघर्षशील व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना के भेज दिया गया। सरकार अपने आप 2 महीने में बन गई। हम उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं हैं कि अगली बार कोई हाईकमान अगर तीसरे प्रयोग के रूप में इनका प्रयोग करे तो इसी तरह का चमत्कार। इसी के साथ यहीं पे प्रोग्राम समाप्त होता है। नमस्कार।